नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को मिला है कांग्रेस का समर्थन। केंद्र की नीति का विरोध के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ देने का जो समर्थन है उसकी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर बता दें कि अध्यादेश को लेकर अब आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस। दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को मिला कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस ने केंद्र की नीति का विरोध किया है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के समर्थन में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को मिला है कांग्रेस का समर्थन। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी जो दल हैं उनसे समर्थन मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस का समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। और एक बार फिर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी का साथ देगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर बड़ी खबर। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को मिला है कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस ने केंद्र की नीति का विरोध किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि अध्यादेश को लेकर अब आम आदमी पार्टी का साथ देगी कांग्रेस पार्टी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से के राणा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। के जिस तरीके से की खबर निकलकर पहले भी सामने आ रही थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ अध्यादेश को लेकर खुलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब अध्यादेश पर समर्थन देगी कांग्रेस। देखिए पंकज, सबसे इसमें अहम बात यह है कि जो मजबूती चाहिए वो 2024 के लिए चाहिए और 2024 में विपक्ष को एकजुट होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर बीजेपी को टक्कर देनी है। तो अब इसी के लिए कांग्रेस के सामने ये मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि जब पटना में विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई थी तो केजरीवाल जब वहां से निकलते हैं तो वो इसी बात को कहते हैं कि हमारा फैसला इसी बात पर तय करेगा कि क्या कांग्रेस उनको समर्थन देती है या नहीं देती है अध्यादेश को लेकर। अब आज भी उन्होंने, क्योंकि कल बेंगलुरु में बैठक होनी है और बेंगलुरु में बैठक होने से पहले आज उन्होंने अपनी पीएससी की बैठक बुलाई और उसमें इस बात का निर्णय लेना था कि आखिर विपक्षी एकता को समर्थन देना है या नहीं देना है, उस बैठक में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन उस बैठक के बीच में ही कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान कर दिया जाता है कि अध्यादेश को लेकर वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। अब इस बात से यह तय हो जाता है कि कल आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता में नजर आएगी और जो विपक्षी एकता को मजबूती मिलनी चाहिए थी और उस मजबूती को मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए भी होना एक अहम मुख्य बिंदु इसको माना जाएगा। यानी कि आम आदमी पार्टी भी अगर विपक्षी एकता में साथ आती है तो मजबूती होगी और अब जब अध्यादेश पे कांग्रेस ने हाँ कर दी है तो अब आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता में साथ होगी और इसमें विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी। अब बिल्कुल के लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से महागठबंधन होगा इस दौरान हर कोई, खास करके अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो भावी प्रधानमंत्री के रूप में है, उधर राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस का पूरी तरीके से ये कहना है कि उनसे अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो क्या लगता है महागठबंधन में ये जो गठबंधन बनेगा ये रह पाएगा? देखिए, इस गठबंधन के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। हाँ। इस गठबंधन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि अभी जो तमाम पार्टियां थी वो खुद अपने आप में बिखराव में थी, चाहे फिर टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी तो चलो समर्थन में आ गई, लेकिन इसके आगे की राह और भी कठिन होगी। इसकी राह कठिन अभी इसलिए भी होगी क्योंकि एक तो सभी अपने आप को प्रधानमंत्री का भावी दावेदार मानते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो या और कोई भी अभी एक न एक निकलकर सामने आ ही जाएगा, ममता बनर्जी ही क्यों ना हो। अब ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर भी हंगामा होगा कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें होंगी। कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाना चाहेगी, उधर नीतीश कुमार भी दावा करेंगे, इधर आम आदमी पार्टी भी दावा करेगी और तमाम पार्टियां भी दावा करेंगी कि किसको कितनी सीटें चाहिए। यहां पर आकर पेंच उलझेगा। उसके बाद अगर यूं मान लिया जाए
कि इस बात पर भी सहमति बन जाती है और फिर अगर यह भी देख लिया जाए कि चलिए 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के बाद अगर गठबंधन जीत भी जाता है तो राह उसके बाद भी कठिन होगी। उसके बाद एक तो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई होगी और दूसरी लड़ाई यह होगी कि सरकार में किसकी कितनी भागीदारी होगी, किसके पास कौन कौन से मंत्रालय होंगे। हाँ। ये तमाम चुनौतियां अभी विपक्षी गठबंधन के सामने है। लेकिन के इस दौरान ये भी देखने को मिला है, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, उस दौरान आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ मांगा तो दरकिनार होती नजर आ रही थी, अभी भी खुलकर सामने नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक जहां जहां बढ़त बनाई या जहां जहां पर जीत दर्ज की है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बीट करने के बाद ही हुई है, यानी कि कांग्रेस को हराया और आम आदमी पार्टी कुर्सी पर आ गई है। अब ऐसे में कांग्रेस को इस बात का खतरा अभी भी सताता है कि अगर आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाती है तो फिर ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा होगा। इतना बड़ा खतरा बीजेपी से नहीं है जितना आम आदमी पार्टी से है इस समय पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहीं वहीं अपने कदम जमा रही है जहां जहां पर वो कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक रही है। तो इसलिए वो समर्थन देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसको यह पता है कि अगर वो समर्थन देती है तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल और वो कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा हो जाएंगे। अब चाहे अब आगे के आप चुनाव को देख लीजिएगा, अगर हमने गुजरात में इस तरह की स्थिति देखी है तो गुजरात में भी जितना वोट काटा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वो सारा वोट कांग्रेस का कटा है, बीजेपी का थोड़ा बहुत छिटका होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए। तो खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 साल पूरे होने पर इनकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। इसको लेकर 18 जुलाई को नई दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक के लिए अब तक 19 राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा जा चुका है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को 2024 के चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 25 साल पहले मई 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष वो बने थे। वर्तमान में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। गठन के बाद से अब तक एनडीए में करीब 41 राष्ट्रीय या राज्य की पार्टियां सदस्य रह चुकी हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस जेडीयू भी इसमें शामिल रही है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर 2024 के चुनाव से पहले कई दिग्गज नेता विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के एकता की मुहिम गति नहीं पकड़ रही है। विपक्षी दल बेंगलुरु में मिलने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होगी या नहीं, इस पर भी फैसला करने के लिए पार्टी ने आज पीएसी की बैठक बुलाई है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़ेंगे। दिल्ली अध्यादेश पर भी कांग्रेस के स्टैंड को लेकर आपकी टॉप लीडरशिप नाराज है। ऐसे में आज बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शिकस्त करने या फिर ना करने पर अंतिम फैसला हो सकता है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी आज बैठक करेगी और इस बैठक में कई अहम फैसले भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी सभी का समर्थन मांग रही है। बेंगलुरु में होगी विपक्षी दल की बैठक और साथ ही आपको बता दें कि ये जो बैठक है ये कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक और इस दौरान आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख से नाराज है और साथ ही ये भी बता दें कि खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन इसके लिए कर सकती है। और आम आदमी पार्टी के नेता अमित शर्मा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। अमित जी, अध्यादेश को लेकर लगातार लड़ाई जारी है आपकी पार्टी की तरफ से। अब क्या लगता है कि कांग्रेस आपका साथ देगी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए जी, कांग्रेस का अपना कोई स्टैंड है नहीं। अभी उनको अपनी जरूरत पड़ती है तो कह देते कि हाँ जी मैं आपको समर्थन करता हूँ, और जब उनकी जरूरत निकल जाती है तो कहते हैं कि नहीं जी अब तो मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ। तो कांग्रेस अपना रुख साफ कर ले और जो महागठबंधन का चेहरा है वो चेहरे को साफ कर ले। और मोदी को, अगर मोदी लहर रोकना है तो सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और इस पर हम मंथन कर भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपना रुख साफ करना पड़ेगा, बिल्कुल लिखित में देनी पड़ेगी
कि जी हम अध्यादेश में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और आप हमारे साथ आइए, तो शायद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का मूड बन सकता है। नहीं तो अभी तो बिल्कुल जो कांग्रेस ने पीछे अपना दोगलापन दिखाई थी उसमें तो हमें नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे ईमानदार चेहरा है, तो उनका समर्थन करेंगे। फिर वो अभी पार्टी की बैठक होनी है, पार्टी बैठक करेगी, अपना निष्कर्ष निकालेंगे। भगवंत मान जी भी लाइव जुड़े हुए हैं अभी 4:30 बजे की बैठक में अरविंद केजरीवाल जी के अमित जी, जो ये बैठक होने वाली है, ये जो बैठक होने वाली अध्यादेश के अलावा कुछ ऐसे और भी मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में चर्चा के विषय को लेकर, जैसे दिल्ली की जो बहुत सारी मुद्दों पे बात होगी, लेकिन ये सब गोपनीयता है, इसको ज्यादा प्रचालित नहीं करें। और जो अपना अरविंद जी डिसीजन आएगा वो पार्टी को शराकों पे है सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने तमाम जानकारी अपनी पार्टी की तरफ से दी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद अब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह ने ट्वीट करके राजभर के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से एनडीए को मजबूती मिलेगी। ओपी राजभर ने अमित शाह के ऐलान पर मुहर लगाते हुए कहा कि बीजेपी सुभाषपा का साथ मिलकर सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा और सुशासन, वांछितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। और इसी के साथ ये लक्ष्य को पाने के लिए भी बीजेपी और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी और साथ ही मिलकर इस दौरान चुनाव लड़ेगी। यानी कि साफ तौर पर अगर कहा जाए तो अब सुभाषपा के प्रमुख एनडीए में शामिल हो चुके हैं और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से रणनीति बनती नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि सुभाषपा का विलय हो सकता है, यानी कि गठबंधन एनडीए से हो सकता है, और वो खबर आखिरकार उस पर मोहर लग चुकी है, कितना फायदा बीजेपी को इससे हो सकता है? पंकज, ओपी राजभर जो है बीजेपी यानी कि अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जो राजभर जो समुदाय है जिससे ओपी राजभर जो है वो आते हैं, एक बड़ा वोटर वर्ग जो है वो इस समुदाय से उत्तर प्रदेश के अंदर में आता है और पिछले 20-21 दिनों से जो है ये चर्चा चल रही थी कि वो एनडीए के अंदर में शामिल होंगे। लेकिन अब अमित शाह से उनकी औपचारिक जब मुलाकात हो गई है और उसमें सीट और किन किन मुद्दों के ऊपर जो है पार्टी जो है एक दूसरे के साथ जो है वो गठबंधन करके और चुनावी अपनी रणनीतियों को तय करेगी, इस पर जब उनका फाइनल डिसीजन हो गया उस पर उन्होंने जो है ऐलान कर दिया है एनडीए में शामिल होने को लेकर के। ठीक है जितेंद्र जी, अगर इस दौरान बात की जाए निषाद पार्टी की, तो निषाद पार्टी को लेकर संजय निषाद इस दौरान काफी नाराज भी नजर आए थे जिस समय ये अटकलें तेज हुई थी। तो क्या निषाद पार्टी पर इसका कोई असर पड़ने वाला है सुभाषपा के शामिल होने पर? देखिए, एनडीए के कई सारे ऐसे घटक दल हैं जिनका कहना है कि हम भी उसी राज्य में जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये भी उसी स्टेट के अंदर में रिप्रेजेंटेशन करते हैं और दोनों का जो है वो वोटर वर्ग लगभग समान है। तो अगर आप उनको लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा वोटर वर्ग जो है वो प्रभावित होगा। ऐसे में एनडीए उनको मिलाने का और उनको साथ लाने का जो है वो प्रयास करेगी और अभी चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अभी थोड़ा सा वक्त है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी भी कुछ ऐसे मतभेद हो जिसको लेकर के पार्टी में सहमति बने और
फिर जो है वो भी जो है एनडीए के जो गठबंधन है और जिसके साथ राजभर आए हैं वो भी जो है अपनी सहमति इस पे जताएं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ में बीजेपी नेता वासुदेव मन्ना मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। वासुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी नमस्कार। वासुदेव मन्ना जी, सुभाषपा का भी आपको साथ मिल चुका है, कितनी मजबूती 2024 के लिए? देखिए 24 में हम पूरी तरह से 24 के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। और देखिए हम विकास के मुद्दे को लेके जनहित के जन जन तक, हमारा मेन मुद्दा परिवारवाद का विकास नहीं, हमारा मेन मुद्दा है अंत्योदय का विकास। इस मुद्दे को लेकर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने जिस तरह से गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा भाव को लेके जन जन तक पहुंचे हैं, गली गली तक पहुंचे हैं, इसीलिए गूंज आज गली से ग्लोबल तक चारों ओर नरेंद्र मोदी जी का गूंज उठ रहा है, उनका विकास मॉडल उठ रहा है। नई भारत की नई मॉडल, एक चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना हो, चाहे आज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नई भारत की एक नई पहचान देना हो, चाहे विकसित भारत के लिए जो जो ठोस कदम उठाए जाना हो उस कदम को उठाया जाना हो, तो विकास की चारों ओर। इसीलिए देखिए आज एनडीए को हाथ भी मजबूत होते जा रहे हैं। इस तरह से और भी सारे पार्टियां आज एक तरफ महागठबंधन का तैयारी चल रहे हैं, किस तरह से ठगी करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलते जुलते जा रहे हैं। वहीं कुछ उनमें से भी जो आज जिनको लग रहा है और सचमुच जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, जिनको आज लग रहा है मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज संगठित भारत, मजबूत भारत और सशक्त भारत बनके, नया भारत बनके उभरा है, विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए आज हाथ में हाथ बटोरे जा रहे हैं और हमारा शक्तिवर्धन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है वासुदेव मन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में इसी खबर पर अरुण राजभर जुड़ चुके हैं जो सुभाषपा के महासचिव हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। अरुण जी, मुबारकबाद आपको, आप एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से? अब रणनीति अब वही है कि सभी दलों को जो है समाप्त की तरफ पहुंचाना है। जितने भी पक्षी डरे हुए हैं ईडी सीबीआई से, उन सबको देश से भगाना है। अब वो अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, इसी दिशा में काम करना है। लेकिन अरुण जी, लगातार पहले भी देखा गया था कि बीजेपी को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर पहले तो काफी बयानबाजी हुई, अचानक से बीजेपी का साथ। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, पहले की बातें हम नहीं करते हैं। अब क्या हो रहा है, पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, अब की परिस्थितियां कुछ और हैं। और राजनीति में हमेशा परिस्थितियां, संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। इस समय देश में जरूरत है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोरों, शोषितों के लिए जो कार्य हो रहे हैं उसको और बेहतर मजबूत बनाने की है। क्योंकि जो पिछली सरकारों ने पिछड़ों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ धोखा किया, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है और जो आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उस नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं जो लड़ाई माननीय। ठीक है, बीजेपी तो अरुण जी अपनी तरफ से जो रणनीति है उस पर काम कर रही है, लेकिन एक नया अध्याय शुरू हो रहा है आपकी पार्टी का, तो फिर इस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपकी पार्टी की रणनीति किस तरीके से बीजेपी के साथ में बनकर रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और कमजोर वंचित वर्ग पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दलों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से एनडीए को मजबूत करेंगे और मजबूत करके माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के गद्दी पर पुनः तीसरी बार स्थापित करके 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली में एक बार फिर से बारिश हुई है जिसकी वजह से बाढ़ के साथ में जूझ रही जनता के सामने कठिनाइयां जो हैं वो बढ़ चुकी है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना में जल स्तर बढ़ गया है। भारी बारिश से यमुना का जल स्तर बढ़ने से प्रशासन की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बारिश और बाढ़ के पानी की वजह से कई जगहों पर जल भराव भी देखा गया है, जबकि आईटीओ और राजघाट सहित शहर के प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बारिश के बावजूद यमुना
के जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना में खतरे का स्तर 205.33 मीटर है। वहीं यहां के यमुना बाजार, ITO, लाल किले, कश्मीरी गेट के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। प्रभावित इलाकों में NDRF की 16 टीमें तैनात हैं। NDRF की टीमों ने दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया है। साथ ही 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। और एक बार फिर से न्यूज रूम से मेरे साथ में मेरे सहयोगी के राणा लाइव जुड़ चुके हैं। के अगर दिल्ली की बात की जाए, यमुना का जल स्तर प्रशासन कह रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। कितना चुनौतीपूर्ण है दिल्ली की जनता के लिए ये समय? यमुना का जलस्तर भले से घट रहा हो, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से लगभग 1 से 1.25 मीटर ऊपर यमुना बह रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली वालों के सामने चुनौतियां क्या कुछ हैं। 3 प्रमुख चुनौतियां दिल्ली वालों के सामने हैं। सबसे पहली तो यह कि जैसे जैसे ये पानी उतरेगा कॉलोनियों से और सड़कों से, जब ये पानी उतरकर यमुना की तरफ जाएगा तो ये तमाम गंदगी का अंबार छोड़कर जाएगा और उसके बाद फैलने वाली बीमारियों को छोड़कर जाएगा। दूसरा, पानी सप्लाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या होगी कि पानी की सप्लाई अभी भी रुकी हुई है, क्योंकि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक बंद हैं। तो ऐसे में नॉर्थ दिल्ली में तो सबसे बड़ी समस्या है पानी को लेकर, और यहां तक कि जल बोर्ड के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, और जिसमें कहा गया है कि पानी की समस्या भी 2 से 3 दिन और ऐसे ही रह सकती है जब तक पानी पूरी तरह से ना उतर जाएगा। तो लोगों से यह अपील की गई है कि पानी का अति आवश्यकता होने पर ही प्रयोग करें और उसका सही से इस्तेमाल किया जा सके। तीसरी चुनौती यह है कि अगर फिर से बारिश हो जाती है तो क्या फिर से यही स्थिति बनेगी? अगर पानी उतर भी जाता है तो, क्योंकि जैसे कल शनिवार को शाम को फिर से बारिश हुई, तो अगर बारिश हल्की सी भी होती है तो फिर से पानी भरने वाली समस्या ऐसे ही नजर आएगी। लोग कुछ जगहों पर मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोगों की सीधी सीधी लापरवाही है, क्योंकि वो पानी सिर्फ यमुना का पानी नहीं है, वो पानी बहने वाले नालों की गंदगी के साथ मिला हुआ पानी है, जो सबसे बड़ा खतरा होगा आने वाली बीमारियों को न्योता देने के लिए। अब ऐसे में कुछ बच्चों के मरने की खबर भी सामने आई है। शुक्रवार को मुकुंदपुर में 2 से 3 बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद आज भी कल शनिवार को भी शाम के टाइम ये खबर निकलकर सामने आई है कि द्वारिका के सेक्टर 19 में भी बच्चों की मौत हुई है, जो वहां भरे हुए पानी के गड्ढे में गिर जाने की वजह से मौत हुई है। भले से प्रशासन ने कहा कि एक एक्सीडेंटल मौत है, क्योंकि बच्चे वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने जो है दीवार से कूद लगाई और जिसके बाद वो गड्ढे में गिर गए, तो ये एक्सीडेंटल है, बाढ़ की वजह से नहीं है। लेकिन दोनों परेशानियां इसमें समझी जा सकती हैं। तो दिल्ली वालों के लिए भी चुनौतियां तमाम हैं, प्रशासन के सामने भी अभी चुनौतियां तमाम हैं, क्योंकि राहत कैंपों में लोग रह रहे हैं। यहां तक सोचेगा कि जो दिल्ली का हकीकत नगर है, हकीकत नगर की हकीकत देखकर ही रूह कांपने लगती है। इतनी गंदगी का अंबार वहां पर लगा है सड़कों पर और रास्तों के किनारों पर, और लोगों के घर तक जो नालों का पानी यमुना के पानी के साथ मिलकर पहुंचा है, लोगों का घर के भीतर रहना दुष्भर हो चुका है और बदबू इस कदर है कि वहां सांस लेना दुष्भर हो चुका है। अब ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या हकीकत में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया है। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए जनता के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।